हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। जय हिंद। आज हम आपके लिए बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेके आए हैं, हिंदी का। हिंदी, ठीक है दोस्तों। ये इतना बेहतरीन टॉपिक है कि समझ लो, जो पेपर का पैटर्न होता है, जो पेपर बनता है हमारे कक्षा 10 का हिंदी का, वो इसी पे बनता है, इसी बेस पे बनता है। ये क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट हैं कि अगर आप इसको आखिरी समय पर, अपनी आखिरी रात भी पढ़ रहे हो, तब भी आप इन्हें पढ़कर कम से कम 80 प्लस, 80 से 95 प्लस तक आप नंबर ला सकते हो। समझ लो आप इससे 90 प्लस नंबर आने ही वाले हैं, ठीक है दोस्तों। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो हमें पढ़ाने में बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है, ठीक है दोस्तों। हम आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट तैयार करने की कोशिश करते हैं। एक वीडियो बनने में बहुत ही मेहनत लगती है, ठीक है दोस्तों। तो हम बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज हम यूपी बोर्ड के, ठीक है दोस्तों, यूपी बोर्ड के आज दोस्तों आज हम यूपी बोर्ड के 2023 में, ठीक है दोस्तों, यूपी बोर्ड के 2023 में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो हमारा पेपर 16 फरवरी को होने वाला है, ठीक है दोस्तों। जो बहुविकल्पी के प्रश्न होते हैं, पहले हमारा जो टॉपिक है वो है बहुविकल्पी के प्रश्न। जो बहुविकल्पी के प्रश्न होते हैं दोस्तों, बहुविकल्पी के जो प्रश्न होते हैं उनमें से आपको हिंदी के जो पहला है, हिंदी में जो भी पहला है, हिंदी का, जैसे हिंदी का प्रथम कवि, ठीक है, हिंदी का प्रथम उपन्यास, हिंदी का प्रथम एकांकी, हिंदी की प्रथम कहानी, तथा प्रत्येक युग, जो भी युग है हमारे 5 युग है, ठीक है, प्रत्येक युग की कार्यविधि तथा उसके प्रवर्तक और उनकी दो दो विशेषताएं आपको पता होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। इससे इतने में से कम आपका 8 नंबर का आने वाला है, ठीक है दोस्तों, 8 नंबर का। इसमें आपको अधिकतर क्वेश्चन, जितने भी बहुविकल्पी के क्वेश्चन होंगे उसमें से अधिकतर में से आपको देखने को मिलेंगे। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है, जो हमारा अगला टॉपिक है, वो है हमारी हिंदी गद्य खंड के जीवन परिचय। हिंदी गद्य खंड के जीवन परिचय, ठीक है दोस्तों। जो हमारा अगला टॉपिक है वह है हमारा हिंदी गद्य खंड का जीवन परिचय। हिंदी गद्य खंड का जीवन परिचय इतने इंपॉर्टेंट होते हैं कि समझ लो, जीवन परिचय, 2 जीवन परिचय जरूर आते हैं, एक गद्य का, एक पद्य का। जिसमें से अगर आप इन तीन को अगर आप पढ़ रहे हैं, नंबर 1 आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नंबर 2 जयशंकर प्रसाद, नंबर 3 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अगर आप इन तीनों को याद कर रहे हैं तो आपको आपके पेपर में 100% 2 आचार्य रामचंद्र शुक्ल और जयशंकर प्रसाद 100% आपको देखने को मिलेंगे ही, ठीक है दोस्तों। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनके लिए इनकी जो जीवन परिचय होता है वो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे कि इनका जीवन परिचय कैसे लिखा जाता है, किसी भी कवि का जीवन परिचय कैसे लिखा जाता है, ठीक है दोस्तों। जो हमारा अगला टॉपिक है वो है हमारा पद्य खंड। क्या है दोस्तों? पद्य खंड। अब दोस्तों पद्य खंड में क्या लिखना चाहिए? पद्य खंड में बहुत से बच्चों को ये नहीं मालूम होता है कि पद्य खंड के, गद्य खंड के कौन कौन जीवन परिचय इंपॉर्टेंट होते हैं, कौन कौन जीवन परिचय आते हैं, हर साल पूछे जाते हैं, ठीक है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, एक है तुलसीदास, दूसरा है सूरदास, तीसरा है रसखान, ठीक है दोस्तों। ये 3 इतने इंपॉर्टेंट है कि इसमें से 2 तुलसीदास, सूरदास, ये आपको 100% देखने को मिलेंगे। एक यूपी बोर्ड के लिए एक दोहा चलता है, ऐसे ही एक कहानी टाइप की चलती है, तुलसी सूर कबीर बिहारी, ठीक है दोस्तों। तुलसी सूर कबीर बिहारी, जिनसे बोर्ड परीक्षा हारी, ठीक है दोस्तों। तो समझ लो ये एक तरीके से लागू ही होता है, ये हर साल पूछे ही जाते हैं। अगर आप उठा के देखेंगे इनको, इन 2 को उठा के देखेंगे तो ये हर साल आपको देखने को मिलेंगे ही, आपको हर साल आपको देखने को जरूर मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। और हर सेट में, हर साल, वो भी हर सेट में देखने को मिलेंगे। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमारा अगला खंड है वह हमारा खंड काव्य जो होता है दोस्तों, वो जिले के अनुसार होता है कि कौन सा जिला लग रहा है, ठीक है। जैसे हम लोग हरदोई जिले में रहते हैं, ठीक है, तो हमारा जो खंड काव्य होता है वह है हमारा जय सुभाष। क्या है दोस्तों? जय सुभाष। तो आप आपके जो जिले में लगता हो, ठीक है दोस्तों, आप उन्हें याद कीजिए, ठीक है, आप उनको याद कीजिए। हमारे जिले में जय सुभाष लगता है, ठीक है। अब आखिरी समय पे हैं तो हम उनके खंड तो याद नहीं कर सकते हैं कि पंचम खंड, चतुर्थ सर्ग, ठीक है, तीसरा सर्ग, ऐसे तो हम याद नहीं कर सकते हैं। तो पेपर में जो होता है या तो एक खंड पूछता है, ठीक है, या तो एक खंड पूछेगा, या तो आपसे उसका नायक का जो होगा वो चरित्र चित्रण पूछेगा, चरित्र चित्रण। तो इसके लिए अगर आप दोस्तों हरदोई से हैं, आप किसी भी
जिले से हैं, ठीक है। तो आप नायक का उस जो खंड काव्य है उसके नायक के चरित्र चित्रण का आपको चरित्र जो है आपको पता होना चाहिए। चरित्र के लिए अगर आप उसकी जीवनी पढ़ रहे हैं, उसका जीवन परिचय पढ़ रहे हैं, तो आपको चरित्र चित्रण मिल जाएगा। जैसे हमारे जो जिला है उसमें जयसुभाष आता है, इसमें हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में बताया गया है। तो हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में जितना भी पता है उनको हम हेडिंग वाइज लिखते हैं। जैसे हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो थे, वो हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक बहुत ही बड़े नायक थे, ठीक है, नायक थे, सेनापति थे और बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति थे, कुशाग्र बुद्धि के थे और बोलने में बहुत ही अच्छे थे। उनका इंप्रेशन इतना अच्छा था कि उन्होंने जापान में जाकर, ठीक है दोस्तों, जापान में जाके सेना तैयार की। वो हिटलर से भी मिले थे। हिटलर जो थे उनके बातों को देखकर, उनके बात करने के ढंग को देखकर बहुत ही प्रभावित हुए थे। जब हिटलर से वो मिलने गए थे तब सुभाष चंद्र बोस के सामने कई एक दो लोग जो थे हिटलर के बिल्कुल हमशक्ल थे, हिटलर के बिल्कुल हमशक्ल थे। तो वो नेताजी से मिले तो नेताजी ने उन्हें पहचान लिया कि हिटलर नहीं है। जब असली हिटलर आए तब नेताजी ने उनसे बात की और हिटलर ने पूछा कि तुम कैसे पहचान सके जो आए थे ये असली हिटलर नहीं थे। तो नेताजी ने कहा, बहुत ही प्यारी बात कही कि हिटलर कभी स्वयं हाथ नहीं मिलाता है, ठीक है दोस्तों। इससे हिटलर बहुत ही प्रभावित हुए थे और उन्होंने जो हमारे सैनिक थे, जो विश्व युद्ध में जो हमारे सैनिक लड़े थे ब्रिटेन की तरफ से, जो हमारे सैनिक लड़े थे उनको हिटलर ने नेताजी को सौंप दिया था और वो जो सेना बनी थी आजाद हिंद फौज, ठीक है दोस्तों, आजाद हिंद फौज, उसका जापान में उनका प्रशिक्षण किया गया था, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में कुछ हमने आपको बताया है। तो हमारा अगला खंड है वो हमारा संस्कृत खंड। दोस्तों हम संस्कृत खंड में कैसे पढ़ें, आखिरी समय में क्या पढ़ें कि अधिक से अधिक हमारे देखने को मिले, ठीक है दोस्तों। जो हमारे ये चैप्टर है भारतीय वाराणसी तथा भारतीय संस्कृत, ठीक है, वाराणसी तथा भारतीय संस्कृति, ये जो दो चैप्टर हैं इनसे आपको पैराग्राफ जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है। या तो भारतीय संस्कृति से मिलेगा या तो आपको वाराणसी से देखने को मिलेगा। हो सकता है कि आपका एक श्लोक दिया हो, आपको एक पैराग्राफ दिया होगा, ठीक है, और आपको एक श्लोक दिया होगा जिसमें आपको संदर्भ सहित व्याख्या करनी पड़ेगी, ठीक है दोस्तों। अब जैसे श्लोक है, आपको पता है कि हर साल हिंदी में श्लोक जरूर पूछा जाता है, जरूर, ये आना ही आना है। तो अगर आप मान लीजिए आप 2 श्लोक याद कर लीजिए, 2 श्लोक, ठीक है, आप 2 श्लोक याद कर लेते हैं। जैसे एक श्लोक आपके पेपर में आ भी गया तो आप उस दूसरे श्लोक को लिख सकते हैं, कोई जरूर नहीं है, आप एक भी याद कर सकते हैं। लेकिन एक को याद करने में, एक आपको याद तो हो जाएगा, 2 भी याद हो जाएंगे, 2 को भी याद करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। अगर आप एक याद करेंगे तो हो सकता है कि आपके पेपर में वही श्लोक पूछ लिया जाए कि इस श्लोक का अर्थ लिखिए, इस श्लोक का संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए, तो आपको दिक्कत होगी, ठीक है दोस्तों। तो आप कोई सरल से 2 श्लोक याद कर सकते हैं, ये आपसे पूछे जाते हैं। अब जो हमारा अगला खंड चालू होता है वो है हमारा व्याकरण खंड। व्याकरण, अब दोस्तों व्याकरण से क्या पूछा जाता है। दोस्तों आपको पता है कि आपके जो इस समय जो आपके कोर्स में है वो आपके करुण रस और वीर रस है, करुण रस या वीर रस, ठीक है दोस्तों। तो आपसे जब भी पूछा जाता है तो पूछेगा या तो करुण रस की उदाहरण सहित परिभाषा बताओ या तो वीर रस की उदाहरण सहित परिभाषा बताओ, अथवा में पूछा जाता है। तो आप दोनों भी याद कर सकते हैं, लेकिन आखिरी समय पर आपके लिए जितना भी कम याद करने को कम हो उतना ही आपके लिए बहुत ही अच्छा है, जिससे आप अधिक से अधिक नंबर प्राप्त कर सकें, ठीक है दोस्तों। हमारा यही उद्देश्य है कि जो हमारे बच्चे हैं वो अधिक से अधिक नंबर प्राप्त कर सकें, ठीक है दोस्तों। तो हमारा ये करुण रस है, करुण रस का एक बहुत ही छोटा उदाहरण चलता है, मेरे हृदय के हर्षहा अभिमन्यु अवतु है का। दोस्तों करुण रस का जो स्थायी भाव होता है वो होता है शोक, ठीक है दोस्तों। शोक जो उसकी उत्पत्ति होती है वो शोक से होती है, करुण रस। इससे तुमको दुख प्रकट होगा, ठीक है, जैसे कोई होगा। अब देखिए, ये देखिए, मेरे हृदय के हर्षहा अभिमन्यु अवतु है कहाँ, देखिए दूर जा रहा है। वो जो अभिमन्यु की कुरुक्षेत्र में जो उनकी मृत्यु हो जाती है उसके बाद जो अभिमन्यु की माता होती है वो कहती हैं कि मेरे हृदय के हर्षहा अभिमन्यु अवतु है कहाँ, ठीक है दोस्तों। तो इसमें करुण रस दिखाया जाता है। जो हमारा छंद होता है वो है रोला छंद, रोला या सोरठा छंद, ठीक है दोस्तों। तो आप रोला छंद याद कर लीजिए। आपसे जब भी पूछेगा तो पूछेगा रोला
या रोला की परिभाषा बताइए, रोला छंद की परिभाषा बताइए तथा उसका उदाहरण दीजिए। इसके लिए आपको पाई भी चढ़ानी होती है, मात्राएं भी चढ़ानी होती है। मात्राओं के लिए दोस्तों हम बता दें, जो बड़ी मात्रा होती है, मान लीजिए रोला लिखा है, रोला लिखा है, ठीक है। अगर किसी पे पाई लगी होगी, उसकी दो मात्राएं होती हैं, दो मात्राओं का चिन्ह ऐसे होता है। अब ये ला है, इस पे भी मात्रा है तो ये भी ऐसे होगा। तो ये दो मात्राएं, ये दो को दिखाता है, ये दो को दिखाता है। अब जैसे मान लीजिए ये लिखा है, सिंगल लिखा है, तो एक ये मात्रा दिखाएगा। ठीक है दोस्तों, ये मात्राएं चढ़ाने का ट्रिक होता है, या समझ लो नियम होता है कि मात्राएं कैसे चढ़ाई जाती है। अब मान लीजिए कि आप लिख रहे हैं, और ठीक है दोस्तों, अगर आपकी एक मात्रा कम पड़ गई, ठीक है दोस्तों, अगर आप लिख रहे हैं तो अगर आपकी एक मात्रा कम पड़ गई, कहीं पे आधा अक्षर लिखा है, तो उसकी एक मात्रा की जगह पे आप दो मात्रा लिख सकते हैं। आप अपनी आवश्यकता के अनुसार मात्रा घटा या बढ़ा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब जैसे हमारा अगला है हमारी वृद्धि संधि। वृद्धि संधि हमारे में दो है, वृद्धि संधि और दीर्घ संधि। ठीक है दोस्तों, वृद्धि संधि। अब दोस्तों वृद्धि संधि क्या होता है? वृद्धि संधि मतलब होता है कि छोटे से छोटा मिलकर बड़ा बन जाए। मान लो एक और एक मिलकर दो बन गया, ठीक है। वृद्धि मतलब बढ़ना, ठीक है, वृद्धि संधि। अब आपको संधि पूछी जाएगी, वो आपको या तो वृद्धि संधि पूछी जाएगी, उसका उदाहरण और उसकी परिभाषा दोनों पूछी जाएंगी। ठीक है दोस्तों, अब हम निबंध की पे चर्चा कर लेते हैं कि निबंध में क्या पूछा जाएगा। निबंध जो होता है, आपको पता है दोस्तों कि निबंध हर साल जरूर ही पूछा जाता है। आपके 3 निबंध दिए होते हैं, उसमें से आपको एक करना पड़ता है। अगर आप ये निबंध लिखते हैं, अगर आप ये निबंध याद करते हैं पर्यावरण पे, तो हर कोई को निबंध आता है, वो भी याद कर सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होती है। आप अगर एक बार पढ़ेंगे तो आपको पर्यावरण पे निबंध याद हो जाएगा। हमारा दूसरा निबंध है हमारा शिक्षा। ठीक है, पर्यावरण शिक्षा, इन पे आपको एक निबंध जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अब हम अपने समास के बारे में बात कर लेते हैं। समास, ये भी हमारा व्याकरण का एक पार्ट है। ठीक है, समास। अब दोस्तों समास होता क्या है, ये देखिए, समास जिसमें आपका पूछा जाता है द्वंद्व समास का उदाहरण और परिभाषा। ठीक है दोस्तों, द्वंद्व समास की उदाहरण और परिभाषा। दोस्तों द्वंद्व समास क्या होता है? द्वंद्व समास वह समास होता है जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास की खासियत ये होती है कि दो शब्दों के बीच में, जैसे राजा और रानी लिखा है, राजा लिखा होगा और रानी लिखा होगा, राजा और रानी लिखा होगा। ठीक है दोस्तों, अब इसमें दोनों पद प्रधान होंगे। इसकी खासियत ये होती है कि इसके मध्य में और लगा होता है। ठीक है दोस्तों, इसके मध्य में और लगा होगा। अगर आप द्वंद्व समास पूछता है कि निम्न में से कौन सा समास है, तो अगर वो द्वंद्व समास होगा तो उसके मध्य में और लगा होगा। ये द्वंद्व समास की समझ लीजिए नियम होता है, इसका ये तोड़ होता है, किससे आप इससे देख के आप बता सकते हैं। और दोस्तों कर्मधारक समास क्या होता है? कर्मधारक समास वह होता है जिसमें दूसरा पद प्रधान होता है। ठीक है, एक पद नहीं, दूसरा पद प्रधान होता है। जैसे नीला है जिसका कंठ, नीलकंठ, ठीक है, शंकर जी। ठीक है, ऐसे ही इसमें दूसरा पद प्रधान होता है। उम्मीद करते हैं कि दोस्तों कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। आखिरी में आपको जल्दी ये बता देते हैं कि अगर आप इन टॉपिकों को पढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों, अगर आप इन टॉपिकों को पढ़ते हैं तो आपको आपके एग्जाम में 85+ मार्क आने की संभावना है। ठीक है दोस्तों, 85+ मार्क आने की संभावना है। तो जय हिंद दोस्तों, आज के लिए हम विदा करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्तों।